रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कल के दिन के लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं ऊपर आकर शूट करने के लिए बैठा तो उस समय हल्का हल्का बादल भी हो रहा था और समय भी ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा ढल चुका था। 6 बजे के आसपास का समय हो चुका था। मैंने सोचा अभी इतना टाइम है कि वीडियो शूट कर निकल जाऊँगा, लेकिन दोस्तों जो बादल थे, जो काली घटाएँ थी, वो इस कदर छाई कि देखते ही देखते अंधेरा हो गया और मैं वीडियो बना रहा था, मुझे पता ही नहीं चला कि कैमरे के अंदर अंधेरा सा आ रहा है। तो आप लोगों ने कल के दिन जो वीडियो देखा उसमें आधा वीडियो तो आप लोगों ने अंधेरे में ही देखा होगा। खैर, मैं सोचता हूँ कि उन सारी चीज़ों ने आप लोगों को ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि आप लोग मेरी आवाज़ पर गौर करते हैं, ना कि आप मेरी तस्वीर पर। लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार, आपकी सारी चीज़ें मेरे साथ हमेशा रहती हैं और मैं आप लोगों तक क्राइम स्टोरीज़ जो हैं वो लेके आता रहता हूँ। दोस्तों, जब कभी भी इंसान अवैध संबंधों के रास्तों पर चलता है, यानी वो शादीशुदा होते हुए जब किसी से प्रेम प्रसंग बनाने लगता है, किसी से जिस्मानी ताल्लुकात पूरी करने लगता है, तो उसको सबसे पहले जो दुश्मन लगता है वो उसका खुद का पति या फिर पत्नी लगता है। उसको ऐसा लगता है कि उसका प्रेमी या फिर प्रेमिका जो भी है, अगर वो उससे ऐसे ही लगातार मिलता रहेगा तो सारी चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में उसको ऐसा भी लगता है कि उसका पति या फिर पत्नी जो है वो उसके रास्ते के बीच का रोड़ा बन रही है। और अंततः वो जो लोग होते हैं वो फैसला करते हैं कि पति पत्नी जो भी बीच में आ रहा है उसको रास्ते से हटा देना चाहिए, और उसके बाद एक खौफनाक प्लानिंग बनाई जाती है और उसके बाद कत्ल किया जाता है। इस तरीके की तमाम सिमिलर स्टोरीज़ मैं आप लोग को सुना रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है जो बड़े बूढ़ों से मैंने भी सुनी है कि जिसको राखे साईं उसको मार सके ना कोई, यानी जिसकी ज़िंदगी है, जिसकी हिफाजत करने वाला ऊपर वाला है, उसको कोई नहीं मार सकता। आज की कहानी के अंदर एक शख्स ऑलमोस्ट मौत के मुंह में था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो व्यक्ति बच निकला। यकीनन दोस्तों, जब ये आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आप लोग एक ऐसी पत्नी की ऐसी खौफनाक दास्तान सुनेंगे जिसको सुनने के बाद में आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, शादी होने के बाद में चाहे किसी महिला से भी आप पूछ लें तो आप लोग यही जवाब पाएंगे। वो महिला यही कहेगी कि उसका जो पति है उसका ख्याल रखे, पैसा हो, नाम हो, रुतबा हो। लेकिन दोस्तों, आज के इस दौर में पैसा, नाम, रुतबा, ये सारी चीज़ें महत्व एक बहुत छोटी सी चीज़ रह गई हैं। आज के इस दौर में एक बड़ी बड़ी करोड़पति महिलाएं एक बहुत ही मामूली से व्यक्ति के चक्कर में आ जाती हैं, और इस तरीके की कई कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई भी है। आज की कहानी की बात करें तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है बरेली से, और इसी बरेली के अंदर एक इलाका लगता है सुभाष नगर इलाका। और इसी सुभाष नगर इलाके में एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है विशाल चंद्र सक्सेना। उम्र लगभग इनकी 57 वर्ष के आसपास है। अच्छा, जो विशाल चंद्र सक्सेना जी हैं, ये पेशे से नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, रिटायर्ड हैं। इनकी पत्नी है जिसका नाम शिखा सक्सेना है, और इसी सुभाष नगर में इनकी एक आलीशान कोठी है। अब उसके बाद में ये जो डॉक्टर साहब होते हैं, ये इसी अक्टूबर महीने की बात है, यानी 29 अक्टूबर को समथिंग ये जो डॉक्टर साहब होते हैं सुभाष नगर पुलिस थाने में पहुंचते हैं। और सुभाष नगर पुलिस थाने में पहुंचने के बाद में कहते हैं कि साहब, मेरी जान खतरे में है और फला लोग हैं, वो मुझे मार देंगे। अब आप लोगों को यही लगेगा सुनने भर से कि एक डॉक्टर है जो करोड़पति है, जिसकी इतनी बड़ी बंगला है, इतना बड़ा कोठी है, तो उस व्यक्ति को अगर कोई मारने की कोशिश कर रहा है तो हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पैसे वगैरह के चक्कर में मारना चाहता हो, या कोई दुश्मनी, कोई कलह, कोई रंजिश हो। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर साहब पुलिस को कहानी सुनाते हैं वो कहानी बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली, बहुत ही ज़्यादा दुख भरी कहानी थी। दरअसल डॉक्टर साहब से जब पुलिस वजह पूछती है कि आखिरकार तुम इन लोगों के खिलाफ़ क्यों इस तरीके से बोल रहे हो कि ये लोग तुम्हारी हत्या करना चाह रहे हैं, तो जो डॉक्टर साहब होते हैं वो बताते हैं कि साहब 28 अक्टूबर की ये बात है। 28 अक्टूबर को मैं सोया हुआ था, उसी समय अचानक से मेरी आँख खुली, उसके बाद मैं भागा और मैं यहाँ पर आया हूँ साहब। अब पुलिस वाले जो होते हैं वो सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी पूछना चाहते हैं, कहते हैं कि पूरी कहानी सुनाओ। तो जो डॉक्टर साहब होते हैं कहते हैं साहब, मेरा नाम विशाल चंद्र सक्सेना है, उम्र लगभग 57 वर्ष के आसपास है। मैं अपनी पत्नी के साथ में अपनी जो सुभाष नगर वाली कोठी है उसी कोठी के अंदर रहता हूँ। लेकिन तकरीबन 4 साल पहले से मुझे ऐसा डाउट होने लगा था कि मेरी जो पत्नी है उसका चालो चलन ठीक नहीं है।
यानी मेरी पत्नी के किसी न किसी के साथ में अनैतिक रिश्ते हैं। इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं मुझे आभास होने लगा था। अब डॉक्टर कहते हैं कि इसके बारे में मैं छानबीन करने लगा तो मुझे पता चला कि एक लड़का है जिसका नाम सौरभ सक्सेना है। लड़का तो कहना गलत होगा कि 47 वर्ष के आसपास उसकी उम्र है, जो पेशे से एक इलेक्ट्रीशियन है और अक्सर कई बार घर में भी आ जाता है कुछ संभालने के लिए। इसी इलेक्ट्रीशियन के साथ में, यानी कि एक बिजली के काम करने वाले के साथ में मेरी जो पत्नी होती है उसके अवैध रिश्ते हैं। अब जब मुझे पता चलता है तो उसके बाद में मैं इस बारे में अपनी पत्नी से भी बात करता हूँ। बात आई गई हो जाती है, ऐसे ही समय चलने लगता है। उसके बाद में तारीख आ जाती है 28 अक्टूबर साल 2025 और इसी 28 अक्टूबर साल 2025 को ये जो विशाल चंद्र सक्सेना होते हैं, ये शाम को खाना वगैरह खाकर सोने के लिए जाते हैं कि उसी समय इनकी जो पत्नी होती है इनके लिए एक दूध का गिलास लेके आती है। दूध का गिलास लेके आती है, गिलास अपने पति विशाल चंद्र सक्सेना को देती है। अच्छा, जो विशाल होते हैं वो दूध का गिलास पी लेते हैं। जैसे ही वो दूध का गिलास पीते हैं उनकी आंखों के नीचे अंधेरा छाने लगता है। उनको ऐसा लगता है कि शरीर भारी भारी हो रहा है, नींद आने लगती है। उसके बाद में जो विशाल होते हैं उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन विशाल आगे ये भी बताते हैं कि इस महिला ने, यानी उसकी जो पत्नी शिखा सक्सेना थी, अपने प्रेमी सौरभ सक्सेना को भी घर में बुला लिया था और घर के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे वो सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास डिसेबल कर दिए थे, क्योंकि जो सौरभ सक्सेना था ये पेशे से इलेक्ट्रीशियन था, तो इसको बहुत अच्छे से पता था कि कौन सा सीसीटीवी कैमरा कहाँ से डिसेबल करना है। लिहाजा डिसेबल करने के बाद में ये जो विशाल की पत्नी शिखा सक्सेना थी और उसका जो प्रेमी था सौरभ सक्सेना अपने पास रस्सी और सारी चीज़ें लेके आते हैं। उसके बाद में इस डॉक्टर को बांधते हैं और इसकी हत्या करने की कोशिश करने ही वाले होते हैं कि उसी समय जो शिखा होती है अपने प्रेमी सौरभ के साथ में शराब पीती है। अब जब शराब पीती है तो इनको लग रहा था कि आज रात काम तमाम हो जाएगा, रास्ते का कांटा निकल जाएगा, इसलिए ये दोनों भी खूब ज़्यादा शराब पीते हैं। जब ये दोनों बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं तो उसके बाद में जो शिखा होती है इसको भी बहुत ज़्यादा नशा होता है, साथ के साथ उसका जो प्रेमी सौरभ होता है उसको भी बहुत ज़्यादा नशा होता है। लेकिन किस्मत यहाँ पर डॉक्टर साहब की ये साथ देती है कि डॉक्टर साहब की आँख खुल जाती है। अब जब डॉक्टर साहब की आँख खुलती है तो देखते क्या है कि जो शिखा का बॉयफ्रेंड है सौरभ सक्सेना वो नशे में सोफे पे पड़ा हुआ है और जो उनकी पत्नी शिखा सक्सेना है ये वॉशरूम के अंदर गई हुई है। लिहाजा उसके बाद में डॉक्टर जब ये नज़ारा देखते हैं, अपने आप को बंधा देखते हैं, डॉक्टर साहब की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। उसके बाद में ये अपने आप को किसी तरीके से उस जो रस्सियों से बंधे हुए थे उससे आज़ाद करते हैं और उसके बाद में लोगों से मदद की गुहार लगाते हुए अपने घर के बाहर भागते हैं। उसके बाद में किसी तरीके से ये पुलिस थाने पहुंचते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बात जब पुलिस को बताते हैं तो उसके बाद में पुलिस भी डॉक्टर साहब के घर पहुंचती है। जब डॉक्टर साहब के घर पहुंचती है तो वहाँ पर डॉक्टर साहब के घर पे तो कोई नहीं मिलता है और उनके घर से एक रस्सी, कुछ टेप और एक चाकू बरामद होता है। यानी ये चीज़ें साफ़ हो रही थी कि हत्या करने की प्लानिंग की जा रही थी। और यहाँ पर जब डॉक्टर साहब भाग आते हैं तो उसके बाद में जब जो सौरभ सक्सेना था और जो शिखा सक्सेना थी, जब ये लोग शिखा जब बाथरूम से बाहर आती है तो देखती क्या है उसके पति मौजूद नहीं है। तो उसके बाद में वो सौरभ को उठाती है कि ये क्या हो गया। उसके बाद में ये दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है और उसके बाद से इन दोनों को अरेस्ट करने के लिए छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक ये दोनों फरार है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। जो वहाँ के एसएसपी होते हैं वो कहते हैं कि अभी छानबीन चल रही है और जो भी साक्ष्य पुलिस को मिलते हैं उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी के अंदर गनीमत ये रही, शुक्र ये रहा ऊपर वाले का कि किसी इंसान की जान नहीं गई, जान जाते जाते बच गई। आप लोग ऐसी पत्नियों के बारे में क्या कहेंगे जिनके पास में दौलत है, शोहरत है, नाम है, रुतबा है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पति से उनकी शायद ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही हैं। क्या है कि वो उसके बावजूद भी इधर उधर, यानी किसी इलेक्ट्रिशियन से ऐसा कर रही हैं। एक कहानी मैंने आप लोग को सुनाई थी, एक बहुत बड़े बिल्डर थे, उन्होंने एक राजमिस्त्री के साथ में ऐसा कर लिया था और अपने पति को रोड एक्सीडेंट में मार दिया था। हालांकि बाद में सीसीटीवी कैमरा से खुलासा हुआ। बहरहाल इस कहानी के अंदर मैं बहुत लकी मानता हूँ विशाल चंद्र सक्सेना को, जिनकी जान बच गई। शायद उनकी किस्मत बहुत ज़्यादा सीध पे थी। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, तो वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों, कल के दिन जो कुछ कमेंट्स आए थे इसमें मीना जी हैं, लिखती हैं नमस्ते भैया। तो मीना जी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत नमस्ते आपको। दिनेश कुमार लिखते हैं बहुत बढ़िया कहानी है मेरे भाई दिनेश कुमार जी, मेरे भाई शुक्रिया आपका।
आगे मोहम्मद रियाज लिखते हैं बोथ आर नाइस स्टोरी। जी थैंक्स सर जी। तो मोहम्मद रियाज जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार हैं लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब बढ़िया कहानी है मेरे भाई शुक्रिया आपका। प्रियंका सिंह लिखते हैं नाइस स्टोरी भैया, तो शुक्रिया। सचिन चौधरी जी कमेंट्स करते हैं, सुंदर शर्मा जी कमेंट्स करते हैं। खान अकील जी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जी, तो खान अकील जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। साहिल जी कमेंट्स करते हैं। मंदी वर्मा की पत्नी प्रादी वर्मा कहानी सुनती हैं, लिखते हैं स्टोरी नंबर 777 कीप इट अप सर जी, तो शुक्रिया बहन आपका प्रादी वर्मा जी। उसके बाद में MD एहसान है लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आमिन गुज्जर फ्रॉम फैसलाबाद से, तो आमिन गुज्जर जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में ब्लेंडू बाजपाई हैं लिखते हैं मलिक साहब जी आज के समय में किसी रिश्ते में सच्चाई नहीं है, भाई बहन का रिश्ता सच्चा है, ना बहू ससुर का, ना बाप का, ना बेटी का, कोई रिश्ता सच्चा नहीं है, सारे रिश्ते झूठे हैं। तो बुलंद बाजपाई जी आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपकी बात से सहमत करता हूँ, एग्री करता हूँ। सुल्त्यागी जी कमेंट्स करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। अशबा जी कमेंट्स करती हैं। उस्मान शंकर जी कमेंट्स करते हैं, उमा शंकर जी शुक्रिया भाई। उसके बाद में इख्तियार अहमद जी कमेंट्स करते हैं भाई बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है सोहनलाल सेतिया जी का है, ये भी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। शरीफ मोहम्मद जी कमेंट्स करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अलबफ़ा जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका सिंह जी कमेंट्स करती हैं। उसके बाद में शाहबोज करोलिया जी कमेंट्स करते हैं भाई बहुत बहुत शुक्रिया। रियल फूल रिएक्शन जी कमेंट्स करते हैं मेरे भाई शुक्रिया आपका। KL जी कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं सर आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो क्वालिफ़िकेशन का क्या करेंगे मुझे थोड़ा सा बताएं। फरजाना सिद्दीकी जी कमेंट्स करते हैं शुक्रिया। गेश आहूजा जी कमेंट्स करते हैं। शाकिब फरहान जी कमेंट्स करते हैं सर आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। कई सारे कमेंट्स KL 7899 जी ने किए हैं, तो भाई मेरी क्वालिफ़िकेशन मैं ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है वो भी KL 67899 जी का है, और वो फिर से यही पूछते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो भाई मैं ग्रेजुएट हूँ। बहरहाल दोस्तों ये कुछ प्यारे से कुछ बेहतरीन से कमेंट्स आप लोगों के आए थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आज की कहानी थोड़ी छोटी है क्योंकि आज की कहानी के अंदर शुक्र ये है कि किसी का कत्ल नहीं हुआ, किसी का मर्डर नहीं हुआ, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाला जो पार्ट होता है वो नहीं है, इसलिए 3-4 मिनट कहानी के कम हो गए। खैर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।